ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है छात्रों। आज हम लोक भारती की हिंदी कविता छापा इसका अध्ययन करेंगे, जिसे लिखा है ओम प्रकाश आदित्य, जो कि हमारे हास्य व्यंग कविता के पुरोधा भी रह चुके हैं। दरअसल ये कविता व्यंग्यात्मक है। व्यंग का अर्थ ही ऐसा होता है छात्रों कि आप जब कोई बात को सुनते हैं तो आपको उस बात को सुनकर स्मित हास्य या अचानक हंसी आ जाती है, लेकिन हंसने के साथ साथ जो बोला जाता है ना, उसकी चोट आपके हृदय पे पड़ती है। अर्थात ऐसा एक ताना दिया जाता है जो समाज के लिए एक मैसेज होता है या संदेश होता है, जो पढ़ कर आदमी गुदगुदाता तो है किंतु सोचने पर विवश हो जाता है। ऐसे ही व्यंग करने वाले कवि है ओम प्रकाश आदित्य, जिन्होंने छापा कविता लिखी है। छापा, जब आयकर विभाग को कोई सूचित करता है कि अमुक अमुक बंदे ने बहुत सारा धन छिपा कर रखा है और उसका टैक्स उस आदमी ने भरा नहीं है, तो ऐसी गुप्त सूचनाओं को मानकर आयकर विभाग छापा डालता है या रेड डालता है। और जब ये आयकर विभाग वाले लोग किसी व्यक्ति के यहाँ जाते हैं तो सारे कार्यकलापों को वहीं रोक दिया जाता है, स्थगिति दी जाती है, सब कुछ वहीं के वहीं रुका दिया जाता है और हर चीज़, कोई भी चीज़ हो, उसको जांचा परखा जाता है, देखा जाता है कि आखिर इस व्यक्ति ने जो 2 नंबर की कमाई की है या ऐसा धन जो कमाया है जिसकी सूचना इसने शासन को नहीं दी, या जिस धन का टैक्स इसने शासन को या सरकार को चुकाया नहीं है। जब ऐसा धन कोई व्यक्ति जमा करता है जिसके पास अनाप शनाप संपत्ति होती है, ऐसे तो छात्रों हम सोचने पर विवश होते हैं कि सचमुच भारत में ऐसे तो छात्र हम विवश होते ही हैं कि सचमुच भारत में ऐसा कितना ही धन ऐसे धनाढ्य लोगों के पास है जो कुछ परसेंट में ही है। हमारे भारत में करीब 8 से 10% लोग ऐसे हैं जिनके पास अनाप शनाप धन संपत्ति है, जिनकी आने वाली 10 से 15 पीढ़ियाँ, क्या आने वाली कितनी भी पीढ़ियाँ हो, अगर वो ना भी कमाए तो आराम से रह सकती है। किंतु पता नहीं सरकार ऐसे लोगों के यहाँ छापामारी करने से ज़्यादा ऐसे मध्यम वर्गीय के यहाँ छापा मारा जाता है, या ऐसे लोगों के यहाँ भी छापा मारती है सरकार कि जहाँ सचमुच कुछ होता ही नहीं है। तो यहाँ हास्य व्यंग कविता है, ओम प्रकाश जी ने बताने का प्रयास किया है कि अरे इनकम टैक्स ऑफिसरों, हमारे घर तुम जब छापा मारते हो तो पहले सूचना सत्य है कि नहीं यह तो देख लो। और बड़ी मज़ेदार कविता है। यहाँ प्रत्येक शब्द के 2 अर्थ दिए गए हैं। किस प्रकार इनकम टैक्स वाले लोग या जो आयकर विभाग के अधिकारी गण आते हैं और कवि से पूछते हैं कि आपने धन कहाँ छुपा रखा है। कवि बहुत ही सुंदरता से जवाब देते हैं और वो जवाब सुनकर वो झुंझला भी जाते हैं आयकर विभाग वाले लोग। किस प्रकार इन दोनों में आपस में शब्दों का विवाद चलता है और शब्दों से हाजिर जवाबी कैसी होती है, यह देखने लायक है इस कविता में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए, घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है। मैंने कहा मेरी आंखों में है, कई रात से सोया नहीं हूँ। वे रोश में आकर बोले स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा सुवर्ण तो मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं। अब देखिए छात्र, यहाँ ये 4 लाइनें हैं। आदित्य कहते हैं कि मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए, घर में घुसे। तो वे लोग पूछते हैं कवि से कि सोना कहाँ है, और कवि बोलते हैं कि मुझे तो कई रातों से नींद नहीं है, भला मैं कहाँ सोना रखूँगा।
तो वे बोलते हैं हमारे सोने का तात्पर्य सोने से नहीं है, नींद से नहीं है, स्वर्ण से है, स्वर्ण। तो कवि बोलते हैं स्वर्ण, स्वर्ण यानी सोना होता है, और सुवर्ण यानी सुंदर अक्षर होते हैं, है ना। और सोना जो शब्द है, यहाँ सोने का तात्पर्य सुवर्ण धातु से है, और कवि ने सोने का तात्पर्य लिया है निंद्रा से। तो वे कहते हैं कि मैं तो कई रातों से सोया ही नहीं हूँ। और यहाँ छापे वाले जो आयकर विभाग के लोग हैं वो बोलते हैं कि आपने स्वर्ण कहाँ छिपा रखा है। तो कवि बहुत सुंदरता से है कहते हैं कि मैंने तो अपने काव्यों में बिखेर दिया है ना। अपने सुंदर अक्षरों को मैंने अपने काव्यों में बिखेरा है, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो तुम समेट लो। अब अधिकारीगण फिर से जोश में आ जाते हैं। वे कहते हैं कि तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनाधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। कवि फिर कहते हैं अर्थ, अर्थ तो मेरी नई कविताओं में है। अर्थ के दो अर्थ होते हैं छात्रों, एक अर्थ का अर्थ होता है या एक अर्थ का मतलब होता है मतलब, मीनिंग, और एक अर्थ का तात्पर्य होता है मुद्रा कह लीजिए या धन कह लीजिए, संपत्ति कह लीजिए, जिसे हम अर्थ कहते हैं। अर्थशास्त्र का नाम सुना है ना आपने, यहाँ वही अर्थ का अर्थ है कि आपका अर्थ कहाँ है, आपने धन को कहाँ छिपा रखा है। तो कवि बहुत सुंदरता से कहते हैं वो तो मैंने मेरी कविताओं में लिखा है, आप वहाँ से अर्थ निकाल लीजिए। वे कड़क कर कहते हैं चांदी कहाँ है। मैं भड़क कर बोला मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। वे उद्भ्रांत होकर बोले यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है। कवि कहते हैं कि परीक्षा से पहले 1 महीने पहले ही मैं करूँगा तैयार। तो यहाँ देखो कितनी सुंदर सुंदर बात बताई गई है छात्रों, कि वे बोलते हैं कि चांदी कहाँ है। चांदी का अर्थ है रजत, चांदी की जो धातु होती है, और अक्सर जब बालों में सफ़ेदी आती है तो उसके लिए भी चांदी शब्द का उपयोग होता है। तो ओम प्रकाश कहते हैं कि चांदी, अरे वो तो मेरी सफ़ेदी मेरे बालों में धीरे धीरे आ रही है, यहाँ है चांदी, आपको कौन सी चांदी चाहिए, आप किस चांदी की बात कर रहे हो। अब फिर से अधिकारीगण परेशान हो जाते हैं कि इस बंदे को हम जो भी पूछ रहे हैं यह तो हमें जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं है। फिर वे झुंझला जाते हैं, रोष में आते हैं, और वे फिर से कहते हैं कि नोट कहाँ है, नोट। तो वे कहते हैं कवि कि मैं तो वो परीक्षा के 1 महीने पहले तैयार करूँगा। नोट का तात्पर्य होता है नोट, अर्थात आप समझ गए छात्रों कि नोट से सभी भलीभांति परिचित है। अधिकारी लोग नोट के लिए पूछते हैं, और कवि कहते हैं कि मैं नोट तैयार कर रहा हूँ, अर्थात जब छात्र परीक्षा आती है तो छोटे छोटे नोट्स निकालते हैं। यहाँ 2 अर्थ बताए गए हैं नोट के, एक जिससे हम कुछ खरीद फरोख्त करते हैं, और एक वो नोट जो हम परीक्षा से पहले या लिखित रूप से छोटी छोटी संक्षेप टिप्पणियों के रूप में निकालते हैं। अब अधिकारीगण गरज कर बोलते हैं हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मैं लरस कर बोला मुद्राएं, मेरे मुख पे देख लीजिए। कवि फिर कहते हैं कि आपको मुद्रा चाहिए, वो तो मेरे मुख पे देख लीजिए आप। मुद्रा का अर्थ होता है पैसा, और एक मुद्रा का अर्थ होता है हाव या भाव, जो हमारे चेहरे पर होते हैं। और जब हम किसी से बात करते हैं तो वही हाव भाव से हम पहचानते हैं कि सामने वाला व्यक्ति अभी उदास है या प्रसन्न है, उसे ही हम मुद्रा भी कहते हैं। अक्सर भरतनाट्यम हो या क्लासिकल नृत्य किए जाते हैं तब उसमें अलग अलग मुद्राओं के माध्यम से, हाव भावों के माध्यम से उस नाट्य का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, और ये मुद्रा शब्द का उपयोग अक्सर तभी किया जाता है। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए। शयन कक्ष अर्थात सोने का कमरा, जहाँ, जिसे हम इंग्लिश में बेडरूम कहते हैं, अर्थात जहाँ कोई सोता है उसे हम शयन कक्ष कहते हैं। तो कवि के घर में ये जो आयकर विभाग के लोग थे वे वहाँ चले जाते हैं, और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे,
उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई के खाली पीपियों को टटोला। जैसे ही अधिकारीगण आते हैं, शयन कक्ष में घुसते हैं, सारे तकियों की रुई नोच लेते हैं। दरअसल छात्रों, जब आयकर विभाग का छापा पड़ता है तो वे एक भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ते जहां वो टटोलते नहीं हैं। उन्हें आदेश ही ऐसे दिए जाते हैं या उनका कार्य ही वैसा होता है कि जहां भी उन्हें लगे कि यहाँ धन छुपाया जा सकता है, फिर वो टॉयलेट हो, बाथरूम हो, छत हो, अलमारी हो, आपके किचन में प्लेटफॉर्म हो, अगर उन्हें अंदेशा है कि ये प्लेटफॉर्म के नीचे भी कुछ छुपा रह सकता है तो वे प्लेटफॉर्म तक तोड़ देते हैं। वे दीवारें तोड़फोड़ कर सकते हैं, वे पिल्लरों को भी तोड़ देते हैं। उन्हें पूरे अधिकार सरकार द्वारा प्राप्त होते हैं कि वे जो भी अनाधिकृत धन है, अगर वो कहीं छिपा रखा है तो आप खोजने का प्रयास करो। लेकिन इतनी आसानी से इन्हें ये धन मिलता भी नहीं है। अब ये जिस घर में प्रवेश करते हैं, जो कवि है, वे पहले से ही आम आदमी की तरह है, जिनके यहाँ खाने पीने की वस्तुएं भी बड़ी दुर्लभ है, जहाँ खाना पीना भी उन्हें पूरी तरह मिल नहीं पाता है, और वहाँ ये इनकम टैक्स वाले ऑफिसर आते हैं और कवि को परेशान करते हैं। कवि भी बड़े मज़े से उन्हें जवाब देते जाते हैं। जब ये लोग शयन कक्ष में घूमते हैं तो तकिए को नोचते हैं, उसमें से रुई निकालते हैं, तकिए को टटोलते हैं, यहाँ तक कि गद्दियाँ तक फाड़ दी जाती हैं। और अलमारी जो टूटी फूटी है, एक ऐसी अलमारी रखी होती है जिसको पूरी तरह ताला भी लगा हुआ नहीं है, उस अलमारी को भी अस्त व्यस्त कर दिया जाता है। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई के खाली पीपियों को टटोला। पीपिया यानी डिब्बा होता है, लोहे का कनस्तर, जिसे हम पीपा भी कहते हैं। हमारे रसोई घर में जो डिब्बे रखे होते हैं छोटे छोटे, उन्हें पीपिया या पीपे कहा जाता है, जो अक्सर लोहे के बने होते हैं। बच्चों की गुल्लक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व, खाली। बच्चों की गुल्लक यानी गुल्लक का तात्पर्य है मिनी बैंक। जो बच्चे लोग पैसे जमा करते हैं ना, मिट्टी के बने हुए होते हैं, उसमें छोटे छोटे बच्चे अपने पैसे जमा करते हैं। आयकर विभाग वाले ऐसे गुल्लक को तोड़ फोड़ कर देखते हैं, उसमें कहीं पैसे तो नहीं छिपे हैं। तो यहाँ वे सब कुछ देखते हैं, लेकिन उन्हें केवल शून्य की प्राप्ति होती है। कनस्तरों को, मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। देखकर मेरे घर का ऐसा अरण्य कांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। उनके बीच सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे। यहाँ कवि को वे बोलते हैं कि हो सकता है हमें किसी ने गलत सूचना दे दी हो कि आपके यहाँ धन छिपा रखा है, क्योंकि अगर आपके यहाँ धन छुपा हुआ होता तो हमें कुछ न कुछ अवश्य प्राप्त होता। अब उनका जो चेहरा खिला हुआ था वो मुरझा जाता है कि हमें तो कवि के यहाँ कुछ मिला ही नहीं। कनस्तर, कनस्तर यानी डिब्बे, वे पूरे कनस्तर भी देख लेते हैं। अरण्य कांड से तात्पर्य ऐसा कांड है जो कि आपको मानस में मिलता है, जिसका नाम, जैसे बाल कांड है वैसे ही एक अरण्य कांड है। अरण्य यानी जंगल। ये यहाँ नाम दिया हुआ है कि मेरे घर का ऐसा अरण्य कांड देखकर उनका जो खिला हुआ चेहरा था वो मुरझा गया। यहाँ दो रस की भी उल्लेख किया गया है। रौद्र की जगह करुण रस समा गया। रौद्र रस, जिसका तात्पर्य होता है गुस्से वाला रस। जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो रुद्र अवतार जैसे कहते हैं कि हम उसे क्रोध आ गया, तो वहाँ रौद्र रस में करुण रस, करुण रस यानी दया का भाव। ऐसा कि ऐसी स्थिति देख के हमारे मन में दया का भाव जागता है। तो आयकर विभाग वाले गुस्से से तो प्रवेश करते हैं कवि के यहाँ, लेकिन कवि की स्थिति देखकर उनके मन में दया का भाव जाग उठता है और वे मन ही मन अपनी असफलता पर पछताने लगते हैं। अब कवि कहते हैं कि अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं, आप उन्हें निकलवा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। पर जिनके यहाँ बैठने के लिए कुछ नहीं है, उन्हें एक तख्त तो डलवा दीजिए। यहाँ कवि आदित्य कहते हैं इन लोगों से, जो आयकर विभाग वाले लोग हैं, उन्हें कहते हैं,
भाई आप जब जाते हो, आप जब रेट डालते हो तो सारा सामान अस्त व्यस्त कर देते हो। वो सोचना ज़रूरी नहीं है कि आपको सही दी गई है। अब जब एक मैं आम आदमी हूँ, आपने मेरे इनकम टैक्स की रेट मेरे यहाँ डाली है, तो आप अगर धन होता तो लेकर जाते। अब जिसके पास धन नहीं है उसे देकर तो जाइए, आपका कार्य है। अगर आप ज़्यादा का धन लेकर जाते हो और ऐसा धन जो हमारे पास अधिक जमा है उस पर टैक्स लेते हो, कर लेते हो, तो सरकार का कर्तव्य है कि जिसके पास धन है ही नहीं उसे धन देवे। अगर आप ले जा सकते हो तो आपको दे देना भी चाहिए। तो यहाँ करारा व्यंग किया गया है। आदित्य ने कविता के माध्यम से व्यंग करते हुए कहा है कि अरे सरकार, आप महान हो। आप जब ऐसा धन देखने के लिए इनको आयकर विभाग को जब भेजते हो तो आपका कार्य है कि धन जहाँ मिलता नहीं है, ऐसे दीनहीन व्यक्ति को, या ऐसा व्यक्ति जो गरीब है या आम आदमी है, जिसके पास पीपे खाली है, जिसका पूरा रसोई घर खाली पड़ा है, जिसके अलमारी में 2-4 जोड़े कपड़े के रखे हुए हैं, ऐसे घरों में जहाँ बैठने के लिए सोफ़ा तक नहीं है, ऐसे घरों में जब रेट गिरती है तो सरकार का कर्तव्य है कि अगर आप कुछ ले जा नहीं सकते तो कुछ आप देकर अवश्य जाइए। तो बहुत सुंदर कविता है छात्रों, किस प्रकार यहाँ बोला गया है ये करके। इनकम टैक्स वालों, आप आए हो तो कुछ देकर भी जाओ। अब देखिए छात्रों, आपको प्रश्न किस प्रकार पूछ सकते हैं। शब्दार्थ के अंतर्गत छापा यानी धावा, सोना यानी एक धातु। आपको स्क्रीन पर भी मैंने जब आपको स्क्रीन पर भी शब्द दिखाई दे रहे हैं कि एक सोने का मतलब होता है धातु और एक सोने का मतलब है निंद्रा। चांदी का अर्थ होता है रजत, और चांदी का अर्थ यहाँ दिया हुआ है बालों की सफेदी। अनाधिकृत, जिसके लिए अधिकार न मिला हो। साथ ही यहाँ नोट शब्द दिया हुआ है, द्विअर्थी शब्द है। नोट यानी आपका रुपया, और नोट यानी जो परीक्षा से पूर्व टिप्पणी के रूप में हम तैयार करते हैं, लिखित रूप से नोट्स बनाए जाते हैं। मुद्रा, मुद्रा का 2 अर्थ है। एक मुद्रा वो है जो हाव भाव द्वारा दर्शाई जाती है, एक मुद्रा यानी अर्थ। अर्थ के भी अर्थ 2 है, एक अर्थ यानी मतलब, और एक अर्थ का तात्पर्य है पैसे से या धन से। तो समानार्थी शब्द आपने देख लिया। लरजना यानी कापना, नोचना यानी किसी वस्तु को झटके के साथ खींचना, गुल्लक यानी मिट्टी का ऐसा बर्तन जिसमें धन संग्रह किया जाता है। साथ ही रौद्र यानी क्रोधपूर्ण, करुण यानी दया का भाव। पछताना यानी किसी अनुचित कार्य को कर देने के बाद उसके लिए दुखी हो जाना। अब आप कृतियां देख लीजिए कि आपको कृति किस प्रकार पूछी जा सकती है। छापे में मांगी गई वस्तुओं को कवि ने लिया इस रूप में। नींद लेना यानी सोना। कविताओं का अर्थ चांदी सफेद धातु, नोट रुपए, बालों में सफेद यानी चांदी, टिप्पणी यानी नोट। कौन सी वस्तुएं खाली थी? अलमारी, रसोई की पीपियां, बच्चों का गुल्लक, कनस्तर, मटके। शयन कक्ष में पाई जाने वाली चीजें: फटा हुआ तकिया, टूटी हुई अलमारी। पद्यांश में प्रयुक्त 2 रस, रौद्र रस और करुण रस। छापा मारने वालों में आया परिवर्तन, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया, हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। बोले क्षमा कीजिए गलती के लिए, असफलता पर मन ही मन पछताने लगे। लड़के के घर की अभावग्रस्त स्थिति दर्शाने वाली पंक्ति: रसोई की खाली पीपियों को टटोलना। पद्यांश में प्रयुक्त धातु सोना, चांदी, पलंग, सोफा यह फर्नीचर है। कवि ने छापा मारने वालों से मांगा कुछ धन और एक तख्त। कवि द्वारा छापोमारों को दिए गए सुझाव कि जिसके घर में अधिक धन हो तो ले लीजिए और जिसके घर में धन न हो तो उसे दे दीजिए।
तो छात्रों, छापा कविता बहुत ही सुंदर है। बस इसमें यही दिया गया है कि किस प्रकार आयकर विभाग वाले एक आम आदमी को परेशान करते हैं, हालांकि उन्हें परेशान करने का अधिकार होता नहीं है, और जिनके पास सचमुच धन छिपा हुआ है उनके यहाँ वे जाने से भी डरते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वे ऊपर से सरकार से मिले हुए ही होते हैं। तो ये हो गई आपकी कविता। छात्रों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और मित्रों को शेयर भी कीजिए।